ओज़ेम्पिक है जो आजकल हर जगह चल रही है क्या? बेसिकली ओज़ेम्पिक जो है उन लोगों के लिए एक मिरेकल है जो डाइट नहीं कर सकते, वर्कआउट भी नहीं कर सकते। जो लोग मॉर्बिडली ओबीज हैं, बहुत मोटे, उनके लिए तो ये मिरेकल ड्रग है। लेकिन हमारे काफी सारे लोग जिनको नहीं भी जरूरत, वो शौकिया भी यूज कर रहे हैं। गोल ये हो जाएगा, यानी का जो आउटकम होगा वो यही होगा कि you'll end up losing fat. You'll be in calorie deficit। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बेसिकली थी तो दवाई ही है। उन लोगों के लिए जो बर्न पेशेंट्स हैं, जिनकी मसल लॉस हो गया जल के, उन लोगों को आप दें, उनका मसल गेन वापस हो, दे वापस स्ट्रेंथ में, बॉडी बिल्डिंग नेचुरली नहीं हो सकती। इससे आगे आप अच्छी फिजिक बना सकते हैं। What do you think about TRT now? I think TRT is probably a miracle drug for the people who are suffering with low testosterone। ऐसे लोगों के लिए स्पेशली who are above 35 या 40 और उनका कॉन्स्टेंटली लो है, below 300 रह रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, डाइट भी अच्छी कर ली, न्यूट्रिशन भी अच्छी कर ली, तो उनको TRT लेनी चाहिए। हकीम वाला माइंडसेट हमारे अंदर बहुत ज्यादा नहीं एम्बेडेड हुआ हुआ वैसे। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है इसमें। यूनानी तिब है, आयुर्वेद है, जर्मन होम्योपैथिक बहुत अलग है, जर्मन होम्योपैथिक बहुत अच्छी है। स्टेरॉइड्स बहुत रेयरली परमानेंट इनफर्टिलिटी कराते हैं। व्हाट आर पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स बेसिकली अमाइनो एसिड सीक्वेंस के कंपाउंड्स होते हैं एंड दे वर्क एज केमिकल सिग्नल्स। मल्टीविटामिन की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं, विटामिन्स की तरफ हम जाते ही नहीं है। अवेयरनेस कम है इसलिए नहीं जाते हैं बिकॉज़ नोबडी टॉक्स अबाउट इट। आपको ये जो शॉर्टकट्स नजर आ रहे हैं ओज़ेम्पिक के और इवन सर्जिकल भी जो है, वो देखने में तो आपको बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उनके साइड इफेक्ट्स हैं। अब बहुत सारे लोग लाइपोसक्शन की तरफ जा रहे हैं। रेगुलरली जब बंदा फैट लॉस यूज करता है ना, तो उसके फैट सेल्स से फैट निकल जाता है, वो श्रिंक कर जाता है, बट दे एग्जिस्ट देयर। अब जब आपने सेल्स एक दफा यहाँ से निकाल दिए ना, वो दोबारा नहीं आते यहाँ, बट जब ओवर कंज्यूम करेंगे वो कहीं तो स्टोर करेगा ना। कहाँ करे? किसी और जगह करें? विसरल ऑर्गन्स के साथ। अब वो कहाँ होगी? हार्ट के अराउंड, लिवर के अराउंड, गट के अराउंड, आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने This is a very, very important thing that you've just said. Hello everyone, welcome to another episode of How to Become a Superhuman. आज हमारे साथ डॉक्टर अली हैं जो कि इस्लामाबाद के वन ऑफ द बेस्ट जिम्स के CEO हैं, ग्रिट फिट के। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड एथलीट, अ बॉडी बिल्डर, अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम बात करेंगे ओज़ेम्पिक के ऊपर, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर, पेप्टाइड्स के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर, और इनकी ग्रिप इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं एक डिस्क्लेमर साथ साथ देता जाता हूँ, आज जो हम सिर्फ बात करें वो इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप एक डॉक्टर की सुपरविजन में करें। दिस इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पसेस। वेलकम अली भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक होंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ग्लैड टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। हम जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे वो ओज़ेम्पिक से ही करेंगे। ठीक है। करण जौहर और इलॉन मस्क, जिस तरह आपने बताया, जो कि मेरे लिए भी एक सरप्राइज था कि ही इज आल्सो ऑन ओज़ेम्पिक। तो ये जो ओज़ेम्पिक है जो आजकल हर जगह चल रही है क्या? बेसिकली ओज़ेम्पिक जो है उन लोगों के लिए कह लें मिरेकल है जो डाइट नहीं कर सकते, वर्कआउट भी नहीं कर सकते। अच्छा। इट्स अ शॉर्टकट फॉर देम। ओके। और नॉन कंप्लायंट लोगों के लिए है जो कि फॉलो नहीं करते डाइट प्लान्स, या जो बहुत मॉर्बिडली ओबीज हैं। और बेसिकली बनी तो ये टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसुलिन कंट्रोल करती है। अच्छा। सो बट हम इंसान हैं, हमें हर चीज़ उल्टी चीज़ के लिए भी यूज़ करनी होती है, तो हम लोगों ने उसको ज़्यादा वेट लॉस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ फॉर डायबिटीज। ठीक है। बेसिकली ये GLP-1 एगोनिस्ट है, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड का एगोनिस्ट है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि GLP-1 रिसेप्टर्स होते हैं, उन पर जाके ये एक्ट करती है, और इसमें ये करती है कि एक तो ग्लूकागॉन को इनहिबिट करती है कि फ्रेश ग्लूकोज ब्लड में ना आए। ठीक है। पेंक्रियास पे जाती है, पेंक्रियास को जाके बोलती है इंसुलिन और रिलीज करो। अच्छा। और इंसुलिन रिलीज करता है, ब्लड शुगर और नीचे जाती है, एंड देन ये आपकी जो गट की मोटिलिटी है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। अच्छा। बिल्कुल बहुत स्लो कर देती है। उससे होता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाती है, जो भी आपने खाना खाया वो पड़ा रहता है। ठीक है। सो होता ये है कि आपको एवर्जन टू फूड होती है कि आपके सामने खाना खाया, यू विल फील फुल। ठीक है। आपको नौजिया करा देगा खाना। ये बहुत कॉमन है कि आपने जब स्टार्ट में जो लोग नया शुरू करते हैं ओज़ेम्पिक, उनको खाना देख के उल्टी आनी शुरू हो जाती है। सो बेसिकली जो करता ये कैलोरी डेफिसिट ही है। वापस मुड़ के वहीं मुड़ के आप यू कम टू बेसिक के कराता है कैलोरी डेफिसिट है, बट ये आपको मजबूर कर देता है कि आप खा ही नहीं सकते। ये इसका है। तो अब लोग तो यूज कर रहे हैं, व्हाट डज साइंस से अबाउट इट? देखिए, साइंस तो हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को साथ साथ लेके चलती है। ठीक है। ठीक है। साइंस बताती है कि यार रिवॉर्ड ज्यादा है, रिस्क कम है, तो आप यूज कर लो। ठीक है। तो ये भी, इसका भी यूज सब्जेक्टिव है टू रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। ठीक है। जो लोग मॉर्बिडली ओबीज हैं, बहुत मोटे, ठीक है, उनकी शुगर वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, उनके लिए तो ये मिरेकल ड्रग है।
वो डाइट नहीं कर सकते, नॉन कंप्लायंट हैं, बहुत ही बड़े हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये मिरेकल ड्रग है। दे विल टेक इट, वो वेट लूज करेंगे बिकॉज उनका जो रिस्क है मॉर्बिड ओबेसिटी का, इट फार आउटवेज द, ठीक है, सॉरी, जो रिवॉर्ड है इट फार आउटवेज द रिस्क जो उनकी मॉर्बिडिटी ओबेसिटी के साथ एफिलिएटेड है। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे काफ़ी सारे लोग जिनको नहीं भी ज़रूरत, वो शौकिया भी यूज़ कर रहे हैं। तो वेट लॉस के लिए ये इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग्स है जो ओवर द काउंटर भी पाकिस्तान में मिल रही है। अच्छा, ओवर द काउंटर मिल रही है, इसको ड्रैप रेगुलेट कर रहा है कि बस आ रही है और लोग यूज कर रहे हैं? ड्रैप, हमारे मुल्क में ड्रैप सिर्फ ड्रग्स का अप्रूवल कराता है, वो मजबूर नहीं करता फार्मेसीज को कि आप प्रिस्क्रिप्शन ले ही लें, वरना आप जाके ऑगमेंटिन जैसे खरीद सकते हैं, आप इंसुलिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन खरीद कर सकते हैं, वैसे ही आप ये ओज़ेम्पिक भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन खरीद सकते हैं। हमारे मुल्क में प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन सिर्फ नार्कोटिक्स हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, आपको लगता है, डू यू थिंक कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही फार्मेसीज को इस तरह की चीजें देनी चाहिए कि जिस तरह चल रहा है ठीक है? हर मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलनी, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलनी चाहिए, जो असूली तौर पे जो तरीका है। लेकिन हम जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पे डॉक्टर्स की लोगों के पास फीसों के पैसे नहीं है, मेडिसिन बहुत सस्ती हैं, लोग प्रेफर करते हैं जी बीमार हैं जाके ऑगमेंटन लेके खा ली, बजाय डॉक्टर के 2000 रुपए देंगे तो जाते हैं 500 की खरीद के वो खा लेते हैं। तो ये कल्चर बन गया हुआ है। तो जो सिर्फ जो कंट्रोल करते हैं वो नार्कोटिक्स को करते हैं, जैसे ज़ेनेक्स या डायज़ेपाम जैसी चीज़ें जो है ना, वो लोग ना कंज्यूम करना शुरू करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे इतनी सख्ती नहीं करते। तो ये भी उसी के अंडर आती है। आप जाएं, आप उनको बोलें कि ओज़ेम्पिक दे देंगे, नार्कोटिक तो नहीं है, वो दे देते हैं आपको। इसी तरह एक और दवाई है ऑर्लीस्टैट जो फैट एब्जॉर्प्शन रोकती है, वो भी आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है। तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि जिन लोगों को नहीं भी जरूरत, या जिन लोगों ने सुनाया है कि यही चीज़ यूज़ करनी चाहिए, वो भी सारे ले चल रहे हैं। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। जो अफोर्डिंग बंदा है उसको 22,000 रुपये में ये महीने की पड़ जाती है शॉर्ट्स, ठीक है, और इट्स चीपर देन अ ट्रेनर। ठीक है, शॉर्टकट है ना लोगों के लिए। तो लोगों को डाइट और एक्सरसाइज के अलावा कोई भी आप रास्ता दिखाएंगे ना, वो चल पड़ेंगे, बट दे विल नॉट गो फॉर द हार्ड वर्किंग ऑप्शन। तो ये इसका तो ये थोड़ा सा इशू है। और बेसिकली इन द एंड, जिसने आपने बोला कि गोल ये हो जाएगा, यानी उसका जो आउटकम होगा वो यही होगा कि you'll end up losing fat. You'll be in calorie deficit. कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे, फैट लूज करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो बेनिफिट्स दैट कम विद एक्सरसाइजिंग, द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग, द गुड फीलिंग दैट एक्सरसाइज प्रोवाइड्स, एक ये जो पूरा बेनिफिट सिर्फ फैट लॉस का तो नहीं है, एक्सरसाइज के साथ एसोसिएटेड, देयर आर अदर बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद एक्सरसाइज वेल। तो वो तो आपको, वो तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। और प्लस मसल वेस्टिंग बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, मसल वेस्टिंग होती है? आप साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपकी जब बॉडी फैट बर्न करना शुरू करेगी, साथ मसल भी ब्रेक डाउन करेगी ना। ओके, तो मसल भी खाती जाएगी। तो फिर ये लॉन्ग रन में काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होगा? लॉन्ग रन में जो लोग मसल, जो जिम वगैरह करना चाह रहे हैं, उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, मसल वेस्टिंग कराता है ये। तो मसल लूज होगा तो इनएविटेबली मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो डाउन होगा इन द लॉन्ग रन, इंजरीज हो सकती हैं आपको, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी डिक्रीज होगी। तो फिर लॉन्ग रन में दिस माइट हैव साइड इफेक्ट्स। दिस माइट हैव साइड इफेक्ट, लेकिन अभी ये इतनी रिसर्च नहीं है, इसको इतना टाइम नहीं हुआ बने हुए कि हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स पता चल सके। 15-20 ईयर्स डाउन द रोड हम करेंगे। अभी इसमें बहुत कॉमन साइड इफेक्ट, लोग ये परेशान हो गए जी, ये अंधा कर देती है ओज़ेम्पिक। हाँ, ये मैं भी पढ़ा था। इज इट ट्रू के करा सकती है? होता ये है कि जब आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई रह रहे हो ना, और एकदम से वो ड्रॉप करें, तो वो आपकी ऑक्यूलर रेटिनोपैथी करा सकती है। अच्छा, बट उसके बहुत रेयर चांसेस हैं। अच्छा, तो अभी तक कोई ड्रास्टिक साइड इफेक्ट इसका सामने नहीं आया, बट आएगा। जिस तरह वेप्स हैं, अभी वी डोंट नो। हाँ, हमें शुरू में तो सब कह रहे थे कि इज द सेफेस्ट ऑप्शन, अब सिगरेट को डिच करो, अब कह रहे हैं कि नहीं, स्टडीज आ रही है ना। एग्जैक्टली। इस तरह ओज़ेम्पिक की भी इन फ्यूचर स्टडीज आएंगे, बट फॉर नाउ जो लोग मॉर्बिडली ओबीज है उनके लिए ओबेसिटी से बेहतर ये है। दैट्स कंप्लीटली मेक सेंस। हाँ, बस इसके तो अलावा आप कह रहे हैं ये वाली लाइन, इस पे तो हर कोई मेरे ख्याल से एग्री करेगा। लेकिन एक नॉर्मल बंदा है जो एक्सरसाइज कर सकता है, जिम जा सकता है, जस्ट बिकॉज़ दे आर लेजी, यू थिंक दे शुडंट स्टार्ट यूजिंग? दे शुडंट। जो बंदा कर सकता है, देखिए अपनी विल पावर से बेहतर चीज तो कोई भी नहीं। अगर आप विल पावर है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वेट लूज कर सकते हैं, डाइट कर सकते हैं, तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप मॉर्बिडली ओबीज हैं और आप नॉन कंप्लायंट भी हैं, जिस तरह घर में कोई छोटा एक सिबलिंग होता है जो ओबीज होता है, वो नहीं सुनता, वो कहते हैं जी आप बॉडी शेम करते हैं, आप मुझे ये बोलते हैं, हालांकि वी वांट व्हाट्स बेस्ट फॉर देम, उनकी हेल्थ हमारे लिए मैटर करती है, नॉट अबाउट द लुक्स। उन लोगों के लिए वो नॉन कंप्लायंट होते हैं, छुप के खा पी लेते हैं, तो उनके लिए ठीक है ये ऑप्शन, उस तरफ जाते। लेकिन हर बंदे को नहीं, कॉमन मैन को नहीं जाना चाहिए इस पे। मैं एक और चीज सुन रहा था एक पॉडकास्ट पे, कि वो बंदा बोल रहा था कि most of the fitness influencer or the people who are into the fitness industry hate Ozempic, क्योंकि जो अच्छी बॉडी है ना, जो इंसान अच्छी बॉडी बनाता है, इट इज एसोसिएटेड विद हार्ड वर्क, डेडिकेशन। नॉर्मली हम जब किसी बंदे को देखते हैं जिसने अच्छी फिजिक बनाई हुई, हम कहते हैं यार ये डिसिप्लिन बंदा होगा, ये हार्ड वर्किंग बंदा होगा, तो एक परसेप्शन हमारी क्रिएट हो जाती है उस इंडिविजुअल को लेके। तो वो जो हम एक अच्छा फील करते हैं आफ्टर क्रिएटिंग ए गुड फिजिक, और हमारी थोड़ी वैल्यू इंक्रीज होती है विद इन सोसाइटी, ओज़ेम्पिक फैट लॉस वैसे ही कर देता है और आपको एक अच्छी बॉडी वैसे ही दे देगा। तो
इसीलिए जो ये फिटनेस वाले इन्फ्लुएंसर्स है, देर हेटिंग ऑन दिस बिकॉज इट्स इजियर नाउ टू लुक गुड। देखिए, एक इट्स इजियर, दूसरा स्नेक ऑयल बेचना आसान है ना, मिरेकल ड्रग्स बेचना आसान है। सेलिंग समवन योर ट्रेनिंग, ट्रेनर्स के तो ये डायरेक्ट कंपटीशन भी है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, इसलिए भी दे हेट इट कि ठीक है ये वेट लॉस कराता है और लोग बड़े खुश भी होते हैं, बट ये ऑल्टरनेट नहीं है उसका। बट मिरेकल बेचना आसान है, ठीक है। आप अपना वे प्रोटीन इतने आसानी से बेच नहीं सकते जितना स्लिमिंग टी वाले टी बेचते हैं, ठीक है। हालांकि वो काम नहीं करती, बट हाँ वे नहीं लेंगे, या कोई और चीज़ नहीं, सप्लीमेंट नहीं लेंगे, ये इशू है इसका। इसलिए भी ट्रेनर्स यूजुअली इसको डिसलाइक करते हैं। दूसरा, ये हार्ड वर्क को बाईपास करता है, उस पर भी थोड़े से लोग होते हैं यार ये क्या बात है, शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, यू शुड गो अबाउट द राइट वे, जो और वो सेफ वे भी है, लॉन्ग टर्म पे वो मैनेजेबल है। तो नॉर्मली इसका 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने यूज होता है कि आई थिंक 4 to 6 months में ना, जो बहुत मॉर्बिडली ओबीज है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। अबाउट 40 to 50 किलो अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज है तो इतना ड्रॉप हो जाता है, पर वीक 1 to 2 किलोज आपका ड्रॉप होता रहता है। और इसके अलावा मार्केट में एक और आजकल भी चली हुई है टिrzepatide के नाम से, मोंजोरो ब्रांड की आती है, वो GLP-1 एगेनिस्ट भी है प्लस वो GIP एगेनिस्ट भी है, उसके डबल पर्पस है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड भी है और GLP-1 एगेनिस्ट भी है। तो गैस्ट्रिक वो जो ऊपर वाला है जो GIP-1 है एगेनिस्ट है, वो भी गट की मूवमेंट को स्लो कराता है और पैंक्रियास से इंसुलिन इंक्रीज करवाता है। तो ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो इट्स बेटर फॉर वेट लॉस। अच्छा, तो जितने डॉक्टर्स बाहर रिकमेंड कर रहे हैं वो इसको भी रिकमेंड कर रहे हैं, बट Ozempic की ब्रांडिंग और मार्केटिंग ज्यादा हुई भी है तो लोग उस तरफ जा रहे हैं। अभी दूसरे वाला जो था आपने, उसका क्या नाम है, सॉरी? Tirzepatide। सो यू थिंक दैट्स मोर इफेक्टिव? क्योंकि उसमें उसके दो मोड ऑफ एक्शंस हैं, इसका एक है। ओके चलिए, Ozempic के ऊपर हमने बात कर ली, अब हम सबसे फेवरेट टॉपिक दुनिया का एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, इसके ऊपर आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि ये पहले तो बात है स्टेरॉइड्स होता क्या है? स्टेरॉइड व्हाट इज स्टेरॉइड? स्टेरॉइड एक न्यूक्लियस का नाम है जिसमें 4 रिंग्स फ्यूज हुए होते हैं, वो जिस भी उसके अंदर होंगे उसका नाम स्टेरॉइड है, ठीक है। वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल न्यूक्लियस बेस्ड होता है, उससे बनता है वो। तो कोई भी चीज जो उससे बनेगी, दवाई या हार्मोन या कोई भी, वो स्टेरॉइड है। हाँ, क्योंकि नॉर्मली हम दूसरी भी स्टेरॉइड सुनते हैं कि जी नाक खराब हो गया तो पता नहीं स्टेरॉइड ले रहा है, वो जो है ना वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ठीक है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, फीवर कम कराते हैं, इन्फ्लेमेशन कम कराते हैं, पेन कम कराते हैं, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ग्रोथ कराते हैं, मस्कुलिनिटी कराते हैं। दोनों हैं स्टेरॉइड, एनाबॉलिक, हाँ दोनों स्टेरॉइड हैं, लेकिन एक जो है वो काम अपना दूसरा करता है, वो बीमारियों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, कैंसर में और इन्फ्लेमेशन में, जॉइंट्स में, पेन में वो ज़्यादा यूज़ होता है, और दूसरा जो है वो एनाबॉलिक्स जो है वो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होता है। बेसिकली हैं दोनों दवाइयाँ ही बनी थी, हम लोग मिस यूज़ करते हैं, ठीक है, हम लोग उसके ऑल्टरनेट यूज़ निकाल लेते हैं। सो अक्सर लोग डेक्सामेथासोन या कुछ सुनते हैं स्टीरॉयड लगा रहा है जी इसने, वो लगा के बॉडी बना ली, नहीं, उससे नहीं बॉडी बनती, वो सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है, या एंटी पायरेटिक है, फीवर कम करती है। जो आपकी फिजिक बनती है या मस्कुलर जो गेन है वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बेसिकली थी तो दवाई ही है उन लोगों के लिए जो बर्न पेशेंट्स हैं, जिनकी मसल लॉस हो गया जल के, या एड्स के पेशेंट्स हैं, या कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनका ड्रास्टिक मसल लॉस हुआ है, ये उन लोगों के लिए थी। या कुछ लोगों को मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, तो बने ये बेसिकली उन लोगों के लिए था कि उन लोगों को आप दें, उनका मसल गेन वापस हो, दे वापस स्ट्रेंथ में है। उसके बाद जिन लोगों का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो है, उनको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालने के लिए। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का बेसिक जो पर्पस था वो ये था। अच्छा, तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में कौन से वाले आते हैं? I mean, क्या नाम है? देखिए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। इसमें जो आपका टेस्टोस्टेरोन DHT बेस्ड है, उसमें टेस्टोस्टेरोन है, प्रीमोबुलान है, मेस्टेरोन है, विंस्ट्रोल है, प्रोवेरॉन है, ये सारे DHT बेस्ड हैं। इसके अलावा आपके 19 और हैं जिसमें नैंडोलोन डेकेनोवेट आता है, जो सबसे डेका जिसको कहते हैं। उसके बाद इसमें ट्रेनबोलोन आता है, तो ये पावरफुल है, जो कि बहुत पावरफुल है, बेसिकली इट्स कॉल्ड द गॉड ऑफ स्टेरॉइड्स। तो ये उसमें आते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो इंजेक्टेबल्स हैं, ओरल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइप्स के हैं, मतलब देयर मोर देन 100 टाइप्स, और हमारे मार्केट में यूजुअली जो नोन है वो 10-15 तो नोन है एटलीस्ट। तो ये स्टेरॉइड्स बनते हैं, ये जिस फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं इन स्टेरॉइड्स को, हाउ इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रेगुलेटेड एंड वेयर आर दे मेड द मोस्ट, एंड हाउ कैन यू अश्योर कि इनकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं? देखिए, जो इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड है वो तो यही है कि ये फार्मेसी में बनेंगे और ओवर द काउंटर सेल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो वो जो फार्मेसीज बनाती हैं वो तो ठीक है, वो उनका लीगल प्रोसेस है, उन्होंने अपनी कंट्री की रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव कराया होता है। जो फिर क्योंकि बॉडी बिल्डर जब यूज़ करते हैं तो उनको ओवर द काउंटर नहीं मिलती, फिर उसने एक नई डिमांड क्रिएट की अंडरग्राउंड लैब्स की। सो लोगों ने अंडरग्राउंड लैब्स बनानी शुरू कर दी। तो अब मोस्टली जो लोग रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं इसको, वो अंडरग्राउंड लैब से परचेज करते हैं। अब अंडरग्राउंड लैब ऐसी है जैसे आपके घर में एक रूम है,
उसको आपने लैब में कन्वर्ट करा लिया, वहाँ बन रहे हैं। तो मोस्ट जो स्टेरॉइड्स मार्केट में लोगों को मिल रहे हैं ना, वो या वॉशरूम में बने हुए हैं या लोगों के कमरों में बने हुए हैं। तो फिर आपको क्या पता चले कि जो आप डाल रहे हो उसमें असल में उसमें टेस्टोस्टेरोन है कि नहीं है? नहीं पता चलता। तो ये तो क्या मतलब है? यू कैन नो उसमें क्या है, तो पता ही कुछ नहीं है कि क्वालिटी क्या है, कोई बैक्टीरिया आ गया और आपने इंजेक्ट कर लिया। उसमें कुछ तो इस तरह के इंसिडेंसेस भी होते हैं कि जी बैक्टीरिया लग गया बंदे को, इन्फेक्शन होगी बंदे को। बिल्कुल ऐसा होता है। कुछ ब्रांड्स ने अपना नाम बना लिया, अंडरग्राउंड लैब्स है ना, उन्होंने अपनी रेपुटेशन बना ली। ठीक है। सो वो उनके जो आप ब्रांड लेते हैं तो इट इज रिलेटिवली सेफर, लेकिन उसमें भी पोटेंसीज ऊपर नीचे होती हैं, बिकॉज उनका जो इक्विपमेंट है फार्मास्यूटिकल ग्रेड तो नहीं है। वो बना तो घर में रहे हैं, उन्होंने चाइना से अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करके बना रहे होंगे ना, चुपके बना रहे हैं। रेगुलेशन बहुत सख्त है इस पे, ठीक। तो वो उनका जो है कुछ बेहतर है, लेकिन अदर इसकी कॉपीज भी बनती हैं। अब पाकिस्तान में टेस्टोस्टेरोन के अलावा जो आपका बायोइडेंटिकल टेस्टोस्टेरोन है उसके अलावा कुछ नहीं बन रहा। अच्छा। फार्मेसी इसको जो ड्रैप उसको किसी और चीज़ की परमिशन नहीं देता। एक टाइम था फ्यू इयर्स बैक हमारे पास डेका बनता था, ट्रेन बनता था। अच्छा। आपका टेस्टोस्टेरोन बनता था, सेस्टेनॉन बनता था, प्रोविरॉन भी मिलती थी। पाकिस्तानी कंपनी बनाती है, ओरेगनन के नाम से कंपनी थी, और ये बड़ा मशहूर था दुनिया में। जो 80s या 90s के लोग होंगे वो बताएंगे, जब पाकिस्तान आते थे तो गोरे उन्हें कहते थे कि वापसी पे लेके आना। वो ₹1 का मिलता था एमपीयू, इट वाज सो चीप। सो लेकिन विद टाइम ये कंपनीज बंद हो गई। सो इस टाइम पाकिस्तान में अगर आपको फार्मेसी से कोई चीज़ मिलेगी जो लेजिट होगी, वो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन होगी। और टेस्टोस्टेरोन हुई कि बंद की गई? बस ये बंद हो गई, आउट ऑफ बिजनेस हो गई। फिर कुछ क्योंकि इनका ज़्यादा काम था कि यहाँ से ब्लैक में एक्सपोर्ट करते थे यूरोप एंड अमेरिका, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। तो वो जब उन्होंने रेगुलेशन शुरू की तो इनकी सेल भी कम हो गई, गिर गई। तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गया था कि क्रॉस बॉर्डर्स जो है स्मगलिंग मुश्किल हो गई थी। और बाकी सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड आई गेस थाईलैंड या इंडिया में बन रहा। अच्छा। इंडिया की 1.5 बिलियन की आबादी है और इतने बॉडी बिल्डर, इतने यूजर्स है, तो उनकी एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, वो सारी चीज़ें बना रहे हैं एंड इट इज़ वेरी चीप। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेरॉइड जो है इस टाइम बन रहा है। और बाकी जो पाकिस्तान वगैरह हमारा, वो थाईलैंड से ज़्यादा आ रहा है। थाईलैंड से, मेक्सिको से, इधर से, इस तरफ से आता है। अभी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर आते हैं। अक्सर कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कराते हैं। एंड देयर आर नोन ऐसे प्लेटफॉर्म्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आई मीन सबको पता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स। डू यू थिंक देयर एक्चुअली नेचुरल? देखिए, एंड व्हाट डू दे मीन बाय व्हेन दे से नेचुरल, एंड हाउ कैन दे, इफ दे आर नॉट, तो वो किस तरीके से इंटरनेशनली इसको मार्केट कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं? आई मीन व्हाट्स द कांसेप्ट? इन सिंपल वर्ड्स, बॉडी बिल्डिंग नेचुरली नहीं हो सकती। ठीक है। नहीं हो सकती, ठीक है, वो फुल स्टॉप। इससे आगे आप अच्छी फिजिक बना सकते हैं, आप एक लीन फिजिक बना सकते हैं। यू कैन आइदर बी वेरी लीन और यू कैन बी वेग, वो दोनों नहीं होती। यू कैन हैव योर केक, ठीक है। तो वो दोनों नहीं हो सकती, वो सिर्फ एनाबॉलिक्स पे होती है। बॉडी बिल्डिंग जो दुनिया में हो रही है, जो आप ओलंपियंस देखते हैं जिनकी आपने फोटोज लगाई होती हैं, दे आर ऑल यूजिंग इट, ठीक है। उसके अलावा ओलंपिया तो बहुत बड़ा लेवल है, आपके लोअर लेवल पे, इवन आपके जिम लेवल पे भी पीपल आर यूजिंग इट। आपकी फिटनेस इंडस्ट्री में फिटनेस मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, आपके जो हीरोज आ रहे हैं जो सारे यूज़ कर रहे हैं। ये 6 वीक्स 8 वीक ट्रांसफॉर्मेशन होती है मूवी के लिए। क्रिस हेम्सवर्थ कैसे बनता है, ठीक है, वो सुपरमैन कैसे बनता है, ठीक है, वो इसी तरह बनते हैं। क्रिस एवंस किस तरह कैप्टन अमेरिका बन गए 8 हफ्ते में, 12 हफ्ते में, इसी तरह। उसके बाद आप दोबारा देखें 6 महीने बाद वापस नॉर्मल होते हैं। सो ये जो है, ये नॉट जस्ट इन बॉडी बिल्डिंग, राइट नाउ एवरीबडी इज यूजिंग इट, हर स्पोर्ट में यूज हो रहा है। एंड इट्स अबाउट हाउ यू कैन गेट अवे विद इट। यूज सारे कर रहे हैं, पकड़े सारे नहीं जा रहे। अच्छा, तो पकड़े ना जाने की भी टेक्निक्स हैं? पकड़े ना जाने की भी टेक्निक्स हैं कि किस तरह से नहीं पकड़े जाना। फिर पीपल और साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट, जो नए स्टेरॉइड्स बनाते हैं। जो टेस्ट होता है ना, वो स्पेसिफिक लिस्ट के अगेंस्ट होता है, जो वाडा टेस्ट कराता है, ठीक है। उस अगर लिस्ट में नाम नहीं है उस स्टेरॉइड का और वो नया इजाद हुआ है तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। तो दे कीप मेकिंग न्यू वंस, स्लाइड चेंजेस कर करके उनके बॉन्ड्स में, ताकि वो उसको पकड़ ना सके। हाँ। तो इनकी कोई वो भी होती है, क्या कहते होते हैं इसको, कुछ समथिंग लाइफ होती है, कुछ पता नहीं कि डिटेक्टेबल लाइफ होती है। हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ, यस, हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ बेसिकली वो टाइम है जो ड्रग को लगता है ब्लड लेवल्स को आधे होने पे। 500 लिया है तो अगर 250 होने में जो टाइम है ना, दैट्स 1 हाफ लाइफ, ठीक है। फिर अगली सेकंड हाफ लाइफ है, उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर आधा आधा करके ये खत्म हो जाता है। तो उसकी हाफ लाइफ होती है हर स्टेरॉइड की। उसमें कुछ बहुत लंबे वाले भी होते हैं जिनकी 3 वीक्स है या 2 वीक्स है, कुछ की 1 डे भी है, कुछ की कुछ फ्यू आवर्स है हाफ लाइफ, तो वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो लिवर से मेटाबोलाइट्स बनते हैं, वो यूरिन में काफी अर्से के लिए डिटेक्टेबल होते हैं। वो कितने अर्से के लिए होते हैं? अप टू 6 मंथ्स भी हो सकते हैं। जो डेका का है वो अप टू 6 मंथ्स तक यूरिन में आ सकता है। तो प्रोपियोनेट का कितना है? प्रोपियोनेट का 2 से 3 महीने। तो बेसिकली अगर मैं कंपटीशन के लिए जा रहा हूँ और मैंने स्टेज पे खड़ा होना है, तो ये 3 महीने पहले तो मैं नहीं छोड़ सकता।
मैंने तो इसके यूज नहीं, करने इसके का। अलावा इससे भी प्रोप्यूनेट से भी तेज है ना, दिस इज सस्पेंशन वाटर बेस्ड है, ये तो ऑयल बेस्ड है। अच्छा, ये ऑयल बेस्ड स्टेरॉइड्स हैं जिनकी ज्यादा हाफ लाइफ है, वाटर बेस्ड कंपटीशन से पहले आप वाटर बेस्ड यूज कर लेते हैं। वाटर बेस्ड ज्यादा यूज कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 1 महीने में आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल डाउन तो नहीं होती, तो महीना पहले लोग ज्यादातर कंपटीशन पहले छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। ताकि इसी तरह के लिए उसको उनकी कोई उनको स्पेसिफिक ड्रग्स भी जो वॉश आउट भी कराती हैं, डायरेसिस कराती हैं, वो तेजी ज्यादा क्लियरेंस तेज करा देते हैं। अच्छा, तो वो, लेकिन वो उनका ट्रेड सीक्रेट है, वो हमसे तो नहीं शेयर करते। makes sense. And what do you think about TRT now? What is TRT? I think TRT is probably a miracle drug for the people who are suffering with low testosterone. मतलब देखें, आपको बुखार होता है, आप पैरासीटामोल लेते हैं, आपको इन्फेक्शन होती है, आप एंटीबायोटिक लेते हैं, आपको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, आप थायरोक्सिन की टेबलेट लेते हैं। तो जब आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो फिर आप क्यों नहीं लेंगे? वहाँ पे आप क्यों बाउंड्री ड्रॉ करते हैं कि ये चीज़ गलत है? नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर पीपल सफरिंग विद इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, या उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कम है, मैस्कुलिनिटी कम हो गई है, बॉडी हेयर गिरने शुरू हो गए लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारे लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स हैं। चिड़चिड़े होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, यूजुअली मिडिल एज में लोग आते हैं तो वो तो थोड़ा सा टेस्ट लेवल ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आती है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप कर रहा है, थोड़ा एस्ट्रोजन रेशियो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से भी होता है। तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली हु आर अबव 35 या 40 और उनका कॉन्स्टेंटली लो है, बिलो 300 रह रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, डाइट भी अच्छी कर ली, न्यूट्रिशन भी अच्छी कर ली, तो उनको टीआरटी लेनी चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। तो टीआरटी में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट किया जाता है? टीआरटी में टेस्टोस्टेरोन भी है और ओरल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो सबसे कॉमन है वो टेस्टोस्टेरोन है कि वो बायो आइडेंटिकल है। आप सेम लुक्स लाइक द सेम केमिकल कंपाउंड जो आपकी बॉडी बनाती है। वो कितने एमजी? वो हर बंदे, वो जेनेटिक है, हर बंदे का डिफरेंट होता है। वो डिपेंडेंट होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन किस, नहीं, वो आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, कितने को फ्री करती है और कितना ब्लड में लेवल्स मेंटेन करती है, और बंदे का डिफरेंट होता है। तो आफ्टर इंजेक्टिंग यू बेसिकली लैब्स के थ्रू आप उसको रीड करोगे, टाइट्रेट करते हैं लैब्स के थ्रू ब्लड लेवल्स, और इट टेक्स 4 to 6 वीक्स में आपके जो आइडियल लेवल्स है, आपको 3 months भी लग सकते हैं कि आपको कोई डोज सूट करती है, क्या इंजेक्शन गैप सूट करता है, मे बी यू नीड 1 वीकली, मे बी यू नीड 2 अ वीक, या आपको 2 हफ्ते में भी एक भी चल जाएगा, महीने में भी एक चल जाएगा। इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी जेनेटिकली उसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है टीआरटी को। सो आपको मैं अगर 80 mg अ वीक लगाऊं तो आपके लेवल शायद 700-800 हो जाए, ठीक है। एक और को लगाऊंगा उसके शायद सिर्फ 400 लेवल्स, 400 नैनोग्राम हो, तो उसको फिर ज्यादा की जरूरत है टीआरटी पे रहने के लिए, आपका थोड़े पे भी चल जाएगा। ये डिफरेंस है इसमें। तो ये दिस अगेन शुड बी डन अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, स्पेशली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्योंकि हर बंदे को नॉलेज नहीं है कैसे टाइट्रेट करना है। हमारे पास जो लोकल उस्ताद तो ये कहते हैं जी 1 ml लगा दो। अब 1 ml की स्ट्रेंथ क्या है, पोटेंसी क्या है, वो 400 भी आता है, 1 ml 300 mg में भी आता है, 1 ml 100 mg वाला भी आता है। तो वो इट नीड्स टू बी थ्रू अ डॉक्टर प्रॉपर। पाकिस्तान में कोई डॉक्टर्स हैं जो प्रॉपर अच्छे तरीके से बेस्ड ऑन साइंस एंड अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से टीआरटी करा रहे हैं? ऐसा हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि मैंने सुना यूके में तो इट्स गेटिंग वेरी कॉमन नाउ ना। वहाँ तो एचआरटी क्लिनिक्स खुल गए। हाँ, क्लिनिक्स खुल गए, एग्जैक्टली, और वो प्रमोट कर रहे हैं इस बात को कि आप करें। देखिए, जो बाहर के लोग हैं ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बिलीव करते हैं और हम लोग सर्वाइवल पे बिलीव करते हैं, ठीक है। हम लोगों के लिए जिंदगी सर्वाइवल है और दे जस्ट हमारा माइंडसेट भी सर्वाइवल। वो कहते हैं 10 साल कम जिंदा रह लूंगा, अच्छा अच्छे से नहीं गुजारूंगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो वो हमारी इवन डॉक्टर्स में भी, आप अगर हॉस्पिटल में कभी आपका चक्कर लगा, सर्जरी हुई, मेरी अपनी भी हुई है, जो हमारी पेन मैनेजमेंट है, इनको होता है बंदे को बस मॉर्फिन देनी ना पड़े, दर्द से मर जाए हम नहीं देंगे, नार्कोटिक नहीं देंगे, इसको नशे पे लग जाएगा। क्यों नहीं दोगे? आप उस बंदे को अगर जरूरत है तो आप उसको दो। सिमिलरली टेस्टोस्टेरोन जिनका लो होता है वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं जी निजाम चल रहा है ना, कहते हैं हाँ जी सर गुजारा तो हो रहा है, कहते हैं ठीक है चलाओ फिर। नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस ही नहीं करते। इनको काउंसिल करना चाहिए सर, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो सकती है अगर आप इस तरफ आते हैं। तो वो पाकिस्तान में एटलीस्ट नॉट इन माय नॉलेज, हो सकता है लाहौर, कराची या किसी भी हो डॉक्टर, आई डोंट नो ऑल द डॉक्टर्स, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है कोई डॉक्टर इसको एक्टिवली प्रमोट नहीं कर रहा, काउंसलिंग नहीं कर रहा इसकी। दे एक्चुअली अवॉइड पीपल कि इस पर ना जाएं, आप एक्सटर्नल चीज ना लगाएं, लाइफ लॉन्ग है। तो जब आपको डायबिटीज 1 होती है तो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन नहीं लगाते आप, वो भी तो लाइफ लॉन्ग है ना। आपकी थायराइड का ऑपरेशन होता है तो थायरोक्सिन लाइफ लॉन्ग लेते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन लाइफ लॉन्ग लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? और लो टेस्टोस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स भी हार्मफुल हैं, तो लोग ये बातें करते नहीं है, डॉक्टर्स नहीं प्रमोट करते। इशू ये है पाकिस्तान में। और अवेयरनेस मुझे लगता है कम है, डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस कम है, देखिए अवेयरनेस लोगों में भी कम है, और लोगों की पहली अप्रोच ये होती है कि हकीम के पास जाएं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, इट्स अ मेडिकल इशू, बीमारी है, आपका कसूर नहीं है, डोंट नीड टू बी अशेम्ड। हकीम वाला माइंडसेट हमारे अंदर बहुत ज्यादा नहीं एम्बेडेड हुआ हुआ वैसे, लेकिन ये हकीम की दवाइयां इफेक्टिव होती भी हैं, वैसे हेर्ब्स आर इफेक्टिव, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। हिकमत बहुत
वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें यूनानी तिब है, आयुर्वेद है, बिल्कुल। ग्रीक की वालों की अलग है, जर्मन होम्योपैथिक बहुत अलग है, जर्मन होम्योपैथिक बहुत अच्छी है। तो ये आप होम्योपैथिक कोई ब्लैंकेट टर्म है, उसको हम जो है उसमें बहुत सारी आती है, उसमें कुछ जो है हकीम बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि हर्ब्स डेफिनेटली वर्क करते हैं। अभी जो दुनिया मूव कर रही है हर्ब्स पे और प्रिवेंटिव मेडिसिन पे, जो हर्ब्स से बीमारियों को रोक रही है। अब आपकी जो मेटफॉर्मिन है, जो हम ग्लूकोफेज यूज करते हैं, उसकी जगह बर्बरीन हर्ब है, वो आ रही है, वो आपकी शुगर कंट्रोल करती है, ठीक है। आप कोलेस्टेटिन्स लेते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए, उसकी जगह गन्ने से एक एक्सट्रैक्ट निकलता है पॉलीकोसनोल, वो यूज हो रहा है कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए। तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स दिस। तो हम लोग क्यों इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। लेकिन इशू ये कि बीच में जो बेसिकली इट्स स्नेक ऑयल ना, कि स्नेक ऑयल बेचना बहुत आसान है जी, ये आप एक पुड़ी ले लें, आप मर्द बन जाएंगे, तो वो बेचना बड़ा आसान है। आजकल वीडियोस भी इंस्टाग्राम में बहुत आ रही है इस तरह की, आपने देखी तो सबने देखी, बिल्कुल सब दोस्तों को शेयर गाड़ी वाले हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। हाँ, वो उन्होंने उनके ऐड लगे होते हैं और बहुत वेरी एलैबोरेटिव। तो बस वो लोगों को बेच रहे हैं, लेकिन उससे उनमें अक्सर स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं लोगों को, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे देते हैं, वेट गेन हो जाता है लोगों का, कि रीनल फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बीमारी है, आप डॉक्टर को चेक कराएं, ठीक है, आप उसको इलाज करें, आपका हार्मोन पैनल करेगा पूरा, आपको देखेगा, काउंसल करेगा। मे बी यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट। अब ईडी साइकोलॉजिकल रीजन से भी हो सकती है ना, आप हकीमों के पास जा रहे हैं, आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप नॉट इन द राइट हेड स्पेस, तो आपको नहीं ठीक होगा। So this is a disease and it needs to be treated like a disease. इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं, आपका कसूर नहीं अगर आपके साथ ये हो गया। अगर आपको कैंसर होता है, आपका कसूर तो नहीं है। Absolutely. लेकिन लोग शर्मा जाते हैं ना, फिर वो लोगों की तरफ जाते नहीं, ओपनली बात नहीं करते हैं, फिर सॉल्यूशन असल में वो थोड़ी सोसाइटी में मैस्कुलिन ईगो तो होती है ना यार, कि आप हम मर्दानगी जो है वो बिटवीन द लेग्स है, ठीक। तो वो फिर थोड़ा सा ईगो पे बात आ जाती है, पीपल आर नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग दिस। तो लेकिन डॉक्टर से तो कर सकते हैं ना आप, या किसी अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से मशवरा ले लें। यूजुअली जिम पीपल आर वेरी वेल वर्स्ड विद इट, क्योंकि जो हम स्टेरॉइड्स वगैरह लोग यूज करते हैं लोग, ठीक है, उसके बाद जो आपके नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन है वो ड्रॉप करती है ड्रास्टिकली। उस चीज को रिवाइव करने के लिए जो जिम की जो लोग होते हैं, दे हैव सर्टेन फॉर्मूलाज। यस, एंड व्हाट आर दोस फॉर्मूलाज? दे वर्क। IVF, इसमें IVF है, जो आपका बीटा HCG है, वो यूज होता है। What does IVF do exactly? IVF is something else, in vitro fertilization है वो। IVF जब आप नाम लेते हैं ना, it means कि टेस्ट ट्यूब बेबी टाइप। IVFC ब्रांड नेम है, बीटा HCG उसके अंदर पेप्टाइड है, ठीक है, पेप्टाइड अगेन, ठीक है। अच्छा, इट्स अ पेप्टाइड, बीटा HCG पेप्टाइड है। बीटा HCG ये करता है कि आपकी जो क्योंकि आप जब स्टेरॉइड ले रहे होते हैं तो आपको FSH और LH लेवल्स ड्रॉप करते हैं पिट्यूटरी से। यस, और वो LH ही जाके टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टिस को बोलता है कि स्पर्म्स भी बनाओ और टेस्टोस्टेरोन भी बनाओ, ठीक है। HCG क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ स्टेरॉइड्स वो पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम नहीं कर रहा होता, तो HCG ये करता है कि जाके टेस्टिस को बोलता है कि आप दोबारा से ऑन हो जाओ और काम अपना शुरू कर दो। तो जब तक आप स्टेरॉइड ले रहे थे वो उनका काम शट डाउन था, फैक्ट्री बंद थी, उनका साइज भी छोटा हो गया, एट्रोफी होगी, डिसयूज एट्रोफी। तो HCG ये कराता है कि वापस उनको रिवाइव करना शुरू कर देता है। तो समवन हु हैज ED, तो वो अगर HCG यूज करे तो अगर किसी का दैट बी अ सॉल्यूशन? अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉर सम रीजन लो हैं और वो HCG थेरेपी करता है, तो वो टेम्परेरीली ऊपर जाएंगे, फॉर श्योर जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, आप उस हायर लेवल को रोक सकते हैं, ऊपर तो जाएगा, वो वापस आपके ओरिजिनल पे आ जाएगा। सो फॉर सम पीपल, जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, कि हमने उसको लो टेस्टोस्टेरोन था, आया, एक्सरसाइज कराई, वर्कआउट कराया, HCG थेरेपी दी, उसके नेचुरल लेवल 700-800 पे गया, रुक गए। अच्छा, तो वो अभी बिल्कुल ठीक है। सप्लीमेंटेशन ऐड कर लें, आप एक्सरसाइज करें, अपनी जिंक डालें, मैग्नीशियम डालें, उसके बाद हर्ब्स हैं आपकी, जिनको बिलोबो है, ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस है, हॉर्नी गोटवीड है, टोंगेटली है, सिलजीत है, ये सारी आप हर्ब्स यूज कर सकते हैं। देयर ऑल, इन पे रिसर्च है कि ये टेस्ट लेवल्स थोड़े-थोड़े बढ़ाते हैं। आप सारे थोड़े-थोड़े भी बढ़ाएं तो आपका तो ओवरऑल हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड इफेक्ट पॉजिटिव। लेकिन जिस बंदे का बहुत लो है उसको कुछ नहीं हो सकता, उसको प्रॉब्लम है, वो उसको फिर टेस्टोस्टेरोन TRT लगाना पड़ेगा उसको। और इसमें एक बहुत जो सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जी, बच्चे नहीं होते जो लोग यूज करते हैं, या उनसे कुछ कार्रवाई नहीं होती, ठीक है, ये भी है कि वो फारिग होते हैं। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपकी जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा लिबिडो बढ़ेगा। अच्छा, उतने ज्यादा आपकी जो है एक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में वो आपकी स्पर्म प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन जब आप इंजेक्ट करेंगे, हाँ, तो शॉर्ट टर्म में आपकी स्पर्म की प्रोडक्शन रिड्यूस, वो आपकी रोक देगा। कि उसने जाके टेस्टिस को फीडबैक ये दिया कि यू डोंट नीड टू वर्क, मैं हूं ना,
नेगेटिव फीडबैक है ना, ठीक है, कि मैं जब हूँ ब्लड में, वो उसके पास सेंसर्स लगे होते हैं तो वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है, ओके। तो स्पर्म्स बनने जो है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा, आपके टेस्टोक्युलर की एट्रोफी होनी शुरू हो जाएगी, साइज में छोटे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब उनका साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा तो आपके स्पर्म काउंट जो टेम्परेरीली जो है ना वो बहुत लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर जब आप इसको छोड़ेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे काम आती है जो आपकी, जो हम जिम में यूज करते हैं, बीटा HCG, ठीक है, वो साथ लगाते हैं तो स्पर्म काउंट वापस बनना शुरू हो जाता है। बट फॉर सम पीपल इट टेक 6 months, फॉर सम पीपल इट टेक 2 years। तो स्टीरॉइड्स बहुत रेयरली परमानेंट इनफर्टिलिटी कराते हैं, जो लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, हो सकता है कि आप इनफर्टाइल हो जाएं, बट बहुत रेयरली है। और इन केस आप जब, अगर आपने जिंदगी में कभी स्पर्म बनाया ना और आपको एजोस्पर्मिया नहीं है, तो देयर आर मेथड्स के वो किसी ना किसी ना रिवाइव कर लेते हैं। अच्छा, देयर आर इवन मेथड्स के जो ड्रिल करके आपके टेस्टिस के अंदर से डीप डाउन भी स्पर्म निकाल लेते हैं, फिर उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो परमानेंट इनफर्टिलिटी के चांस बहुत लो हैं, बट आई एम स्टिल नॉट सेइंग यूज करें, ठीक है, ये मैं आपको जो साइंटिफिक चीज़ है वो बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स पेप्टाइड्स। व्हाट आर पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स है क्या? अब कितनी रिसर्च इसके ऊपर आ गई है? कौन से वाले पेप्टाइड्स हैं और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, हमारी पॉडकास्ट स्टार्ट जो हुई थी ना वो हुई ही पेप्टाइड से थी, कि वो भी पेप्टाइड है, ठीक है। तो पेप्टाइड्स बेसिकली अमाइनो एसिड सीक्वेंस के कंपाउंड्स होते हैं एंड दे वर्क एज केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। कोई भी केमिकल सिग्नल्स काम करते हैं, किसी सेल पे जाके कोई काम कराना होगा, अपना स्पेसिफिक काम कराते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो सबसे कॉमन जो आपने पेप्टाइड सुना वो इंसुलिन, ठीक है, अच्छा, हाँ, इंसुलिन भी पेप्टाइड की टाइप है, वो भी जाके आपकी जो है सेल्स पे अपने इंसुलिन रिसेप्टर्स पे अटैच होती है और ग्लूकोज को क्लियर करती है ब्लड से। इसी तरह और पेप्टाइड्स हैं आपके, GHRP6 है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड, वो जो है आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। अच्छा, हाँ, एंड इट्स इफेक्टिव? इट्स इफेक्टिव, हाँ। लोग इसको रेगुलरली यूज कर रहे हैं। PPC 157 मैंने जिसके ऊपर बहुत ज्यादा सुना है, जिसके लिए हमने, जिसकी वजह से ये पॉडकास्ट हुई है, ठीक है। PPC 157 से मैं थोड़ा सा पहले छोटे वाले क्लियर करता हूँ, देन वी कम बैक टू दैट, ठीक है। जो आपका AGH है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, वो भी पेप्टाइड है, ठीक है, वो लोग यूज कर रहे हैं, कॉज लिपोलाइसिस, आपकी रिजेनरेशन इंक्रीज करता है, आपको हेयर, नेल, स्किन, हर चीज बेहतर करता है। कौन से वाले? ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, हाँ, और प्लस इन वेरी हायर डोज मसल गेन भी कर सकता है, बट एक अफोर्डेबल नहीं है, दूसरा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल नहीं है। एक AGH होता है, एक होता है IGF-1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? IGF-1 जो है वो आप समझ लें AGH के थ्रू ही एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है। AGH जाके लिवर को सिग्नल देता है कि IGF-1 आप बनाना शुरू करें, ठीक है। IGF-1 AGH के काम भी करता है, प्लस ये मसल बिल्डिंग में ज्यादा अच्छा सिग्नल करता है, आपके मसल में रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे जाके एक्ट करता है, तो मसल बिल्डिंग तेज होती है। अच्छा, IGF-1 इज द AGH का बाय प्रोडक्ट जो मसल गेन कराता है, ठीक है। और बाकी AGH जो और काम भी करता है, फैट लॉस भी कराता है, बाकी चीजें करता है, लेकिन जो मसल गेन है वो थ्रू IGF-1 है। तो लोग आजकल ज्यादा IGF-1 पे फोकस, जो बॉडी बिल्डर्स हैं जो बाहर के हैं वो IGF-1 यूज करते हैं, इंक्रेलेक्स के नाम से आता है ये, वो IGF-1 बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो और कौन से पेप्टाइड्स आप कह रहे थे? और इसमें फिर अभी हर चीज से रिलेटेड पेप्टाइड्स आ गए, इवन स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड है, डीप स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड, के वो आपको डीप स्लीप में ले जाता है। डेल्टा वेव इंड्यूसिंग पेप्टाइड, वो डेल्टा वेव स्लीप में आपको ले जाता है। सो पेप्टाइड्स इज प्रॉब्ली फ्यूचर, जिस तरह एक टाइम पे स्टेरॉइड्स आए थे ना, पेप्टाइड्स अब डिफरेंट फ्यूचर है। दूसरा ये कि ये इनके साइड इफेक्ट्स अभी नोन नहीं है, तो पीपल कंसिडर देम रिलेटिवली सेफ, तो वो आगे पता चलेंगे। बाकी जो हमारी जो लास्ट बात थी, जो TB 500 एंड BPC 157, इनको आप कह लें कि एथलीट्स के लिए तो ये मिरेकल पेप्टाइड्स हैं। आपने देखा होगा कि MMA में या बॉडी बिल्डिंग करते हुए, पावर लिफ्टिंग करते हुए एक बंदे की मसल टीयर होता है एंड 3 महीने बाद आप देखते हैं अपने PRs तोड़ रहा है। हमारा तो हल्के से इम्पेंजमेंट हो जाए, 2 साल रिहैब करा के हमारे तो नहीं ठीक होते, और वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बैक इन द रिंग, तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट दे हैव जो हम नहीं यूज करते। दैट समथिंग इज आर दीज रिसर्च पेप्टाइड्स। ये FDA अप्रूव्ड नहीं है, ये रिसर्च चल रहे हैं, इन पे ज्यादातर रिसर्च माइस में हुई है, बट बॉडी बिल्डर्स एंड एथलीट्स आर ऑलवेज वेरी क्यूरियस। वो वेट कर रहे थे कोई नई चीज मार्केट में आए तो हम पहले अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करें, कोचेस भी वेट कर रहे होते हैं, एंड देयर ऑलवेज लैब रैट्स अवेलेबल जो कहें जी हम पे एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, हर इंसान विलिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो BPC 157 है, ये जो है आपकी, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैस्ट्रिक जूस पे ना, तो उसमें से ये निकल आया, ठीक है, वहां से ये निकला है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली सेल्स माइग्रेट करवाता है टुवर्ड्स वुंड साइट, या जहाँ पे इंजरी साइड होती है वहाँ पे हेल्प करता है
सेल्स को पहुंचाने में, न्यू सेल्स को, ग्रोथ फैक्टर्स पहुंचाने में, ठीक है। फिर वहाँ की वेस्कुलैरिटी इंक्रीज करता है। ठीक है। ओवरऑल जो है ना ये उस लोकलाइज उस एरिया की हीलिंग करवाता है। ठीक है। उसके अलावा ये आपकी गट हेल्थ भी इंप्रूव करता है, ये इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो BPC 157 लोग ओरल भी लेते हैं फॉर देयर गैस्ट्रिक हेल्थ, प्लस हीलिंग भी कराता है। और इवन कोविड-19 में भी इस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे कि BPC 157 यूज करें टू ट्रीट इट। क्या कोई कंक्लूजन नहीं था, बट दे गिव इट अ शॉट। वो कह रहे थे कुछ स्टडीज अनकंक्लूसिव थी, लेकिन कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ को नहीं हुआ। उन्होंने ज़्यादा इस पर फोकस नहीं, क्योंकि उस टाइम मेडिसिन ट्राई करते जा रहे थे। बट BPC 157 वाज वन ऑफ दोज जो ट्राई किया गया था कोविड-19 को क्योर करने के लिए भी। इंटरेस्टिंग। हाँ, और इसके अलावा जो है आपका TB500 थाइमोसिन बीटा 4 जो है, इसका TB500 जो है वो थाइमोसिन बीटा 4 की सिंथेटिकली जो लैब में बनाते हैं ना, उसको TB500 कहते हैं। ठीक है। आपकी बॉडी में भी ये प्रेजेंट है, ट्रेस अमाउंट्स में, हर सेल में प्रेजेंट है, आपके टीयर्स में प्रेजेंट है, आपकी हार्ट सेल में प्रेजेंट है। काम इसका ये होता है, कॉर्निया जब इंजर होता है तो नेचुरली इसको हील कराता है या हार्ट मसल्स को रिपेयर कराता है। और लेकिन जो अब आप इसको इंजेक्ट करते हैं तो इट सॉर्ट ऑफ डज द सेम व्हाट BPC 157 डज। वहाँ पे ब्लड वेसल्स इंक्रीज करता है, वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स को बुला के लेके आता है, और वहाँ पे हीलिंग का प्रोसेस जो है ना शुरू कर देता है। और ये जो दोनों कंपाउंड्स है ना, इनकी एक्सपेरिमेंट सिर्फ लिमिट टू मसल एंड लिगामेंट्स एंड बोन्स नहीं है, इवन न्यूरॉन्स या ब्रेन में भी इनको देखा जा रहा है कि न्यूरो रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज भी हैं इनकी, कि ब्रेन डैमेज को भी रिवर्स करे। बिग न्यूज़। तो लेकिन ये सब के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो रैट्स पे हुए अभी तक, और ह्यूमन कोई अभी तक रिसर्च ट्रायल्स प्रोसेस में है कि अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, डेफिनेटली ट्रायल्स चल रहे हैं। अभी पब्लिश ज़्यादातर नहीं हुए, लेकिन ट्रायल्स डेफिनेटली चल रहे हैं। और लेकिन हम जो वही बता रहा हूँ ना, बॉडी बिल्डर्स क्यूरियस होते हैं, और एथलीट्स क्यूरियस होते हैं। सो दे हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि दे वर्क, क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में यूज करके देख लिया। a lot of people are talking about it. A lot of people are using it, और कुछ एथलीट्स को हमने भी गाइड किया है, it works. अच्छा, This works. और अभी तो ये बड़ी आसानी से मिल रहा है, क्योंकि ये अभी कंट्रोल में नहीं आया, कैटेगरी अप हो जाएगी इसकी, तो फिर ये भी नहीं मिलेगा। अब हम आ जाते हैं, हमने बेसिक टॉपिक्स कवर कर लिया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को कवर कर लिया, पेप्टाइड्स को कवर कर लिया। अब हम जनरल मसल बिल्डिंग प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। आजकल हर कोई अपने अपने मसल बिल्डिंग के प्रोटोकॉल्स की बात करता है। तो मैंने कुछ पहले भी पॉडकास्ट किए हैं, कुछ अच्छे रिनाउंड लोग आए, उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने अपने प्रोटोकॉल्स के बारे में बात किया। तो पहले मैं एक्सरसाइज की बात करूंगा और उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। व्हाट डू यू थिंक आर द बेस्ट प्रोटोकॉल्स फॉर मसल बिल्डिंग? सबसे पहले हम रेप रेंज की बात करेंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द परफेक्ट रेप रेंज फॉर मसल बिल्डिंग? हाइपरट्रॉफी या हाइपरट्रॉफी? मैं तो वैरायटी ऑफ रेप रेंज यूज करता हूँ। 5 to 8 भी करता हूँ, 12 to 15 भी करता हूँ। इवन जो ब्लैक विडो सेट मारते हैं उसमें 30 to 50 रेप्स भी होती है। सो मैं तो इसको वेरी करता हूँ, बिकॉज मैं किसी एक सर्टन पे फिक्स पे बिलीव नहीं करता। ठीक है। यू नीड टू स्टिमुलेट योर मसल इन डिफरेंट वेज। ठीक है। एक अगर आप 12 to 15 की ही रेंज में रह के जिंदगी करते रहेंगे, यू वोंट ग्रो। समटाइम्स आपने उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है, वेट इंक्रीज करना है, ये 5 to 8 की रेंज में आना है, वहाँ पे एग्जॉस्ट करना है अपने को। सम डेज आपने उसको लास्ट जो फाइनल सेट है, जिसको यूजुअली ब्लैक विडो सेट बड़ा मशहूर है, कि आप a weight you can do 15 reps with, आपका लास्ट होता है you do 50 reps with it, so it's very painful. So ये जो काफ़ी नॉन बॉडी बिल्डर्स हैं वो यूज़ करते हैं इसको। अच्छा। आपका डांटे टूडल था वो यूज़ करता है, माय ओन कोच बेन चाओ वो यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है। अभी आप कभी ट्राई करें लेग प्रेस पे, लेग्स कर लिए आपने। अब आपने इतना वेट डालना है कि 15 रेप्स हो, लेकिन करने आपने 50 हैं, और बीच में आपको 2 सेकंड 3 सेकंड का रेस्ट मिल सकता है। तो इसमें एंड में ये होता है कि 35 के बाद ना 1 रेप, फिर सांस लिया, फिर 1 रेप, फिर सांस लिया, एंड में यूर डन। लेकिन ये उन वर्कआउट्स के साथ नहीं बैठता जो बहुत हाई वॉल्यूम, जो हमारे पाकिस्तानी बहुत हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हैं। आई डोंट बिलीव इन हाई वॉल्यूम। लगे हुए जी 4 सेट इसके भी कर लिए, 4 सेट इसके कर लिया, हैफ हजर्ड लिए, 7-8 एक्सरसाइजों के 4 सेट करके 32-36 सेट करके चले गए। नहीं, इससे बेहतर है कि आप 8 से 12 सेट्स करें एंड डू इट ट्वाइस अ वीक। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छी है। आप हाई इंटेंसिटी, हाई वेट, थोड़ा सा ट्रेन वेट ऊपर रखें, 8 से 12 सेट्स के बीच में आप अपने आप को एग्जॉस्ट करें, और आप 2-3 बाद इसको फिर करें। दिस हैज शोन बेटर ग्रोथ। तो पर्सनली मैं तो इस चीज को फॉलो करता हूं। आप एक मसल को हफ्ते में 2 दफा हिट करते हैं और पर वर्कआउट नंबर ऑफ सेट्स को रिड्यूस कर लेता हूं, वॉल्यूम को गिरा देता हूं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है। और लेकिन जो यूजुअली मैं ये करता हूं लेगिंग मसल्स के लिए, बॉडी, क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग तो एस्थेटिक्स है ना, सो यू हैव टू बैलेंस मसल्स। सो जो मसल्स आगे हेड है उनको वंस अ वीक, जो मसल लैग कर रहे हैं उनको ट्वाइस अ वीक। ठीक है। इस तरह बैलेंस बनाते हैं हम। ठीक है। और स्ट्रेंथ के लिए रेप रेंज क्या है? स्ट्रेंथ के लिए
3 to 8 3 to 8 reps. उसमें रेस्ट पीरियड, उसमें रेस्ट पीरियड 2 to 5 minutes और हाइपरट्रॉफिकली रेस्ट पीरियड up to 90 seconds. अप टू 90 सेकंड्स इज परफेक्टली फाइन. डिपेंड, लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ गई है तो अब फिर आप गो एज यू फील पे चलते हैं कि इफ यू थिंक आप रिकूपरेट कर गए हैं यू कैन डू अनदर सेट विद द सेम वेट फॉर द सेम रेप्स, फिर आप उतना वेट रेस्ट तो कोई फिक्स नहीं है. एंड व्हाट डू यू थिंक इज द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर मसल बिल्डिंग? मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी ने कभी बताया नहीं. अच्छा. जो जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज में है, जो मैंने बाहर की कोचेस के साथ भी काम किया है, और मुझे पहले लगता था यही कि 2 ग्राम पर बहुत 1.8 1.6 2 यही बोली जा रही है. लेकिन मैंने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है, 3 to 4x पे भी देखी है. जो और बॉडी बिल्डर्स हैं 5x तक भी जाते हैं, 500 ग्राम 550 ग्राम प्रोटीन. तो द मोर यू टेक, उनकी मसल बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो प्रैक्टिकली जो चीज़ बॉडी बिल्डिंग फ्रेटर्निटी में है वो ये है कि 3 to 4x पे वो लेते हैं. लेकिन जो हमें बुक्स बताती हैं 1.66 to 1.7x, लेकिन मैंने जो पर्सनली देखा है ये ज़्यादा लेने से ज़्यादा फर्क पड़ता है. तो उससे साइड इफेक्ट्स? बट साइड इफेक्ट्स तो डिपेंड करता है. अगर जेनेटिक्स पे कि आपको यूरिक एसिड हाई हो सकता है, टेम्परेली आपके EGFR जो है गिर जाएगा, लेकिन वो एक गिरता इसलिए कि आपकी क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं. तो वो एक फॉल्स इमेज दे रहा होता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स की क्रिएटिनिन लेवल्स वैसे ही बहुत हाई होते हैं. ये आपने अच्छी बात की. ये क्लैरिफाई करें. ये पहला तो बेसिक क्वेश्चन है. लोग कहते हैं जी क्रिएटिन ही लेनी, क्रिएटिन से क्रिएटिन लेवल हाई होता है. क्रिएटिनिन और क्रिएटिन में क्या डिफरेंस है ये भी बताएं. और क्रिएटिन से क्रिएटिन लेवल इंक्रीज होता है या नहीं होता है ये भी बताएं. और ये बताएं कि बॉडी बिल्डर्स में क्यों कॉमन है कि क्रिएटिन लेवल हाई होता है. देखिए, एक तो बॉडी बिल्डर्स का मसल मास ज़्यादा है. जितना मसल मास ज़्यादा होगा उतना प्रोटीन ब्रेकडाउन भी ज़्यादा होगा, उतना ही प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा होगा. ब्रेकडाउन होगा तो बाय प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. तो बहुत सीधा आपकी जो क्रिएटिनिन लेवल्स है ऊपर चलेंगे, वो बाय प्रोडक्ट में. ठीक है. यूरिक एसिड के ऊपर चला जाएगा. दिस इज नॉट डेंजरस, लेकिन हमारे पास जो इंडिकेटर है वो EGFR है और उसकी रेफरेंस एज नॉर्मल है. तो जब हम लैब्स में जाएंगे डॉक्टर तो यही बोलेगा आपके गुर्दे फेल होने वाले, इवन दो दैट्स नॉट द केस. ओके, ठीक है. तो फिर इसके 2 और टेस्ट, स्टैटिन C है, उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं. फिर यू नीड टू गो फॉर द एक्सपेंसिव टेस्ट. बॉडी बिल्डर्स नीड टू गो फॉर द मोर एक्सपेंसिव टेस्ट. वो रूटीन टेस्ट से नहीं पता चलता आपकी किडनी हेल्थ. एक तो स्टैटिन C है और दूसरा हम कराते हैं कंट्रास्ट के साथ किडनी का टेस्ट कराते हैं. उससे पता चलता है कि किडनी फंक्शन ठीक है. तो वो बॉडी बिल्डर्स को थोड़ा एक्सपेंसिव उस पर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें बॉर्डर लाइन पे होती है. अब क्रिएटिन का ये है कि उससे वो एक फॉल्स इमेज दे सकता है हायर क्रिएटिनिन लेवल्स के. ठीक है. वो बढ़ाए या ना बढ़ाए, आपने 5 ग्राम लिया, आपके क्रिएटिनिन लेवल्स 1.2 थे, लेने के बाद 1.6 हो गए. तो वो एक्चुअल में नहीं है, बट वो डॉक्टर को फॉल्स इमेज देगा. बात वहीं आगे कि हमारे पास जो रूटीन टेस्ट है उसमें लगेगा कि आपको प्रॉब्लम है, और डॉक्टर कह देगा लेना छोड़, डॉक्टर कह देगा आप लेना छोड़ दें, आप प्रोटीन खाना छोड़ दें, वो कर दें. लेकिन बात इशू ये है कि जिसको इशू है उतने महंगे टेस्ट खाने से बेहतर है ही नीड्स टू बी सेफ. बट बॉडी बिल्डर का क्रिएटिनिन वैसे भी 1.2 1.3 रहता है, इट्स नॉर्मल. उस पर परेशान नहीं होना चाहिए. यूरिक एसिड भी 6 to 7 के बीच में रहता है, क्योंकि मसल मास बहुत ज्यादा है ना, वेयर एंड टेयर ज्यादा है, बाय प्रोडक्ट ज्यादा है, तो ये नॉर्मल है. तीसरा क्वेश्चन, व्हिच आर द बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर मसल बिल्डिंग? क्रिएटिन सबसे पहले. क्रिएटिन. If I ask you, give me 3 best supplements for muscle building. 3 best supplements for muscle building. ठीक है. क्रिएटिन. ठीक है. उसके बाद आपका EAs आ गए. ठीक है. उसके बाद कोई सा भी मल्टीविटामिन. अच्छा, वाई मल्टीविटामिन? ये पहली दफा किसी ने ये वाली बात की है और मैं बड़ा क्यूरियस हूं. आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जितने केमिकल प्रोसेसेस हैं, उनकी जो कैटलिस्ट हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सारे. तो वो बहुत जरूरी है. मैग्नीशियम, मल्टीविटामिन की तरफ हम लोग नहीं जाते हैं, विटामिन्स की तरफ हम जाते ही नहीं है. अवेयरनेस का मैं इसलिए नहीं जाते हैं बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट इट. अगर आप जनरली पाकिस्तान में भी देखें, इंटरनेशनली भी वैसे बाय द वे देखें, तो देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु टॉक अबाउट विटामिन्स एंड देयर रेलेवेंस. बिल्कुल. ऐसा असल में देखें, आपकी एक बंदा उसकी गाड़ी 6 महीने में 1000 किलोमीटर चलती है, उसको एक ही दफ़ा तेल चेंज कराना है. एक बंदा उसकी गाड़ी दिन में 200 चल रही है, 300 चल रही है, तो उसको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है. सिमिलरली हम जब जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज लगा रहे हैं, मशीनरी इज ओवरवर्क्ड. तो रॉ मटेरियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दें, आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो दे रहे हैं और आपने माइक्रो छोड़ दिए जो आपके सारा काम कराते हैं. विटामिन है सारे, मिनरल्स है इसमें सारे, आयरन, जिंक, सेलेनियम, पोटेशियम, हर चीज़ है इसमें. विटामिन A, D, E, K, B1, 3, 2, 3, 6, 9 सारे हैं इसमें. तो वो आप उनको कैटलिस्ट दे ही नहीं रहे, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे ही नहीं रहे, तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी वेयर एंड टेयर ज़्यादा करी, कंज्यूम ज़्यादा करी. दिस इज व्हाई मल्टीविटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी गुड पॉइंट, वेरी सॉलिड पॉइंट बाय द वे.
any last piece of advice that you would like to give people who are trying to come into fitness? पहले तो उनके लिए एडवाइस दें जो फिटनेस के बिजनेस में आ रहे हैं और फिर दूसरी उनको एडवाइस दें जो जनरली फिटनेस जिम की तरफ जा रहे हैं, ट्रेनर्स की तरफ जा रहे हैं। पहले तो उनको दें जो फिटनेस की इंडस्ट्री में आ रहे हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, आपका पाकिस्तान में टॉप 10 ग्रोइंग बिजनेस है फिटनेस। देखें आप कितने लोगों को रोजगार है जो कि अदरवाइज वुड बी अनएम्प्लॉयड, घर बैठ के काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जिम्स में काम कर रहे हैं। तो ये फिटनेस इंडस्ट्री ने एक बहुत मार्केट को ओपन किया और नेक्स्ट 5 इयर्स में इसका बहुत पोटेंशियल है। जो आना चाहता है ही नीड्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ इन दिस इज राइट टाइम। इन्वेस्ट बाय फाइनेंशियली भी नहीं कह रहा, इंटेलेक्चुअली अपना टाइम दें, इसको पढ़ाई करें इसमें। Which is more important. हाँ। तो बाकी जो जनरल लोगों के लिए, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि देखिए जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपको ये जो शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं ओलंपिक के और इवन सर्जिकल भी जो है वो देखने में तो आपको बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उनके साइड इफेक्ट्स हैं। अब बहुत सारे लोग लाइपोसक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप लाइपोसक्शन कराते हैं ना, उसका लाइपोसक्शन का प्रॉब्लम ये है कि रेगुलरली जब बंदा फैट लॉस करता है ना तो उसके फैट सेल्स से फैट निकल जाता है, वो श्रिंक कर जाते हैं, बट दे एग्जिस्ट देयर। ओके, ठीक है। हमारी बॉडी ने अराउंड द ट्रंक फैट रखा होता है कि इसको यहाँ पे स्टोर करना है और इन टाइम ऑफ नीड उसको यूज करना है। अब जब आपने सेल्स एक दफा यहाँ से निकाल दिए ना, वो दोबारा नहीं आते यहाँ पे। ओके, बट जब ओवर कंज्यूम करेंगे वो कहीं तो स्टोर करेगा ना। हाँ। अब कहाँ करेगा? कहाँ करे? किसी और जगह पे करना है? विसरल ऑर्गन्स के साथ। ओह, विसरल ओबेसिटी ये बढ़ेगी। तो बड़ी आपने जबरदस्त बात की है। तो देखे एक्सेस खा रहे हैं, एनर्जी कहीं तो स्टोर होगी ना। अब वो कहाँ होगी? हार्ट के राउंड, लिवर के राउंड, गट के राउंड, आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने शुरू करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू जस्ट सेड। हाँ, तो लोग लाइपो कराई जा रहे हैं। हाँ, तो लाइपोसक्शन वाला बंदा देखने में तो स्लिम स्मार्ट होगा, बट ही नीड्स टू कीप अ चेक ऑन हिज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड हिज हार्ट हेल्थ, क्योंकि उनकी सारा फैट वहाँ स्टोर होना शुरू हो जाता है। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं, कई ऐसे आपने लोग देखेंगे जी पतला बंदा था जी, हार्ट अटैक हो गया, समझ नहीं आई, उसकी विस्टरल फैट स्टोरेज ज़्यादा होती है। So actually fat, by the way, for the audience who do not know what visceral fat is, विसरल ऑर्गन को कहते हैं। किसी भी ऑर्गन के अराउंड जो फैट है उसको विसरल फैट कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में काफी सारे ऑर्गन्स हैं, उनके फैट बन जाती है, हार्ट के अराउंड फैट आ जाती है, वो विसरल ओबेसिटी है। तो लाइपोसक्शन ना करें भाई। ओलंपिक वाली बात, तो जब तक रिवॉर्ड रिस्क को आउटवे नहीं करेगा आपने नहीं करानी। हाँ, अपने एस्थेटिक्स पर्पस के लिए अपनी हेल्थ मत खराब करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और सिंस यू रन अ वेरी सक्सेसफुल जिम का ब्रांड ग्रेट फिट, तो जो लोग जिम्स खोल रहे हैं, अब आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिम्स खोल रहे हैं, डू यू थिंक दैट्स अ गुड ट्रेंड? और जो जिम खोलना चाह रहा है उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए जिम ज़्यादा खोल रहे हैं, ये जिम ओनर्स के लिए तो बैड न्यूज़ है, लेकिन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। कंपटीशन होगा तो प्राइसेस गिरेंगी सीधी। एज अ बिजनेस ओनर मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, लेकिन मैं एज अ यूज़र देखूँ तो जिम ज़्यादा खुलेंगे, ज़्यादा अच्छे आएंगे, ब्रांड्स बाहर के भी आएंगे, आपकी सप्लीमेंट इंडस्ट्री भी बूम करेगी और रेट्स लोगों को कम प्राइस में अच्छे जिम मिलेंगे। अभी इस्लामाबाद में हमारे इस्लामाबादी डोंट रियलाइज वी हैव चीप जिम्स, वेरी चीप जिम्स। ये जाए नजर ऑपरेशन कॉस्ट जो है ये ज्यादा है, ऑपरेशन कॉस्ट हमारी हाईएस्ट है, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। एग्जैक्टली। और जिम सबसे सस्ते हैं। ये जाए कराची लाहौर, इनको यहाँ का 1500 जिम 1000 में मिलेगा। सही कह रहे हैं। देन दे रियलाइज कि हम लोग बहुत इनको जो है ना फेवरेबल कंडीशन में रखते हैं। बाकी जो लोग जिम खोलना चाहते हैं, मेरा उनके जो नए लोग खोलना चाहते हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि आपने सबसे पहले चीज़ ये सोचनी है आपको आपकी जिम की क्या वाइब चाहिए। रैंडमली उठ के नहीं खोलना, यू नीड टू हैव अ मोटिवेशन बिहाइंड इट कि मेरे जिम की वाइब क्या है। जैसे मेरे जिम के देख लें, माय वाइब इज लिफ्टिंग, बस हार्डकोर लिफ्टिंग। अगर आप आई एक्टिव या वॉस्टर चले जैक चले, मोर कॉर्पोरेट वाइब कि लोगों ने हेडफोन लगा के सीरीन एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप अपने जिम की पहले वाइब सोचें कि क्या है, वो डिसाइड करिए कि आपकी नीश मार्केट क्या है, फिर आपने उस नीश मार्केट को कैप्चर करना है। वेरी गुड एडवाइस। रैंडमली आप जिम खोल लेंगे, आप बैठेंगे, चल नहीं रहा, लोग नहीं आ रहे, आधे कॉर्पोरेट आ रहे, आधे वो आ रहे, नहीं समझ आएगी। यू नीड टू पिक योर नीश मार्केट। वेरी गुड एडवाइस। सो इक्विपमेंट चाइनीज भी बहुत सारा आ जाता है, और चाइना में चाइनीज वर्जन्स ऑफ टेक्नो जिम्स भी हैं, तो हर किस्म का है। तो इक्विपमेंट कौन सा डालना चाहिए जो कि आई मीन लॉन्ग लास्टिंग भी हो ना, ड्यूरेबल हो? चाइना से जो मुझे लगता है बेहतर हमारे लोकल कुछ बना रहे मैन्युफैक्चरर्स लाहौर। अच्छा। बेहतर बजाय इसके कि आप चाइना से इंपोर्ट करें, और चाइना से आपको धोखा भी होगा, भी दिखाते कुछ जाता है, लाइफ कम है, स्पेयर पार्ट्स का इशू है। उससे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लाहौर में या इधर जो इवन शोएब ज़हूर साहब है, उनकी भी आज जो है ओपनिंग है शॉप में इस्लामाबाद की, तो वो ले लोग अच्छा इक्विपमेंट बना रहे हैं। ये पार्ट्स उसकी पुलिस बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जो स्टील वर्क है वो यहाँ करते हैं, तो कॉस्ट में बड़ा बचत हो जाती है, और जो मूविंग पार्ट्स हैं वो बाहर के ही हैं। सो इट्स बेटर। चाइना का इक्विपमेंट डजंट लास्ट लॉन्ग इन अ क्राउडेड जिम।
अच्छा। तो जिस तरह का मेरा जिम है, मैं चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑल ऑफ माई इक्विपमेंट इज आइदर अमेरिकन और इटालियन, जो टेक्नो जिम है। क्योंकि अगर मेरे पास चाइनीज स्टेशन पड़ा होगा, एक हफ्ते बाद फारे होकर पड़ा होगा, यूजेज बहुत ज़्यादा है। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपका बजट अलाउ करता है तो एक दफ़ा एक चीज़ लें और उस अच्छी चीज़ लें, ड्यूरेबल हो, प्लस जो अच्छा इक्विपमेंट है वो एसेट है, वो डिप्रिशिएट नहीं करता। चाइनीज इक्विपमेंट आप रीसेल करने जाए ना, कोई वैल्यू नहीं। आपका अमेरिकन यूनिट अगर आपने आज 4 लाख का लिया, आप 2 साल बाद बेचे 5 का बिकेगा, सही है, क्योंकि वो डॉलर के हिसाब से अप्रिशिएट कर रहा होता है। तो ये तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपने खर्चा करना है तो ऐसी चीज़ पे करें जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट को रिड्यूस करे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज ईजी, लेकिन जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट रनिंग में साथ साथ खा रही होती है ना आपके प्रॉफिट को, वो तकलीफ देती है। सही कह रहे हैं। गुड। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मार्केट जिम? वर्ड ऑफ माउथ, गिव गुड सर्विस, अच्छी जगह दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें। जिम एक हैबिटेट है, ठीक है, जिम एक हैबिटेट है, इट्स सेकंड होम फॉर मोस्ट पीपल। आप उनको अच्छा फेवरेबल एनवायरनमेंट दें, ठीक है, वो वर्ड ऑफ माउथ से आपकी सबसे बेस्ट मार्केटिंग वही होगी, वो खुद लेके आएंगे क्लाइंट्स। ट्रीट योर क्लाइंट्स लाइक देयर योर फैमिली, बी एक्सेसिबल टू क्लाइंट्स। काफ़ी जिम में प्रॉब्लम ये होती है कि ओनर इज नॉट एक्सेसिबल टू द क्लाइंट्स। वो ऑफिस में बैठा, उसने दरवाजा बंद किया, इज नॉट ऑन द फ्लोर। क्लाइंट्स वांट टू बी एबल टू इंटरेक्ट विद द ओनर कि यार ये बंदा है, ये हमारे मसले सुन रहा है। तो ये चीज़ है, इसकी वजह से लोग वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत लगाते हैं, इस वजह से क्लाइंट लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है। एब्सोल्युटली, गुड एडवाइस, गुड एडवाइस। एनीवेज, अब इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। आई होप आपने जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स थी ये टॉपिक्स को लेके वो क्लैरिफाई हो गई होंगी। आई फील लाइक कि डॉक्टर अली ने बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया, आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया। बहुत सारी जो मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर आउट हो गई। आई होप यू गाइज एन्जॉयड द पॉडकास्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सुपरविजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप टर्निंग योर सेल्फ इनटू लैब रैट और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा ना करें। आपकी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अल्लाह ने बनाई हुई है, और अभी डॉक्टर्स अभी तक फिगर आउट कर रहे हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से ऑपरेट करती है। बी सेफ, बी हेल्दी, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बिकम अ सुपर ह्यूमन। थैंक यू।